जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति को लेकर, चर्चाएं करते हैं, जानते हैं क्या हाल है। 2022 का चुनाव अब आ गया है, इस समय रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं देवेंद्र जी से, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य भी हैं, और इनसे जानते हैं क्या हाल है और क्या होंगे खास मुद्दे 2022 के इस चुनाव में। तो देवेंद्र जी, आपका स्वागत है आईपा में। धन्यवाद। देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो चूंकि अब लोगों का जो इधर से उधर का जो दौर गया था, मतलब कि जो दल बदल का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद जी अभी गए हैं, इनके साथ अभी कई लोग और जा रहे हैं और जाने की भी उम्मीद भी है। जैसा कि पहले बीजेपी ने इशारा किया था कि करीब बहुत से लोगों का टिकट कटेगा, तो किस नज़रिए से देखते हैं इसमें आप? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो मेरा बस इतना ही कहना है, ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम दलित मुख्यमंत्री मायावती की आबरू पे हाथ डाला था। और उस पार्टी में शामिल होकर के वो ये कह रहे हैं कि हम दलितों और शोषित और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी डायकॉटमी है, विरोधाभासी है। इसलिए अब ये तो जनता तय करेगी कि उनकी जो बातें हैं वो कहाँ तक सत्य है। बात की जाए, जैसे बहुत से नेता जिनको टिकट नहीं मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात है नाराज़गी भी होगी, या बहुत से नेताओं की चल नहीं पाई होगी, बहुत से मंत्रालय में रहे होंगे, मंत्री रहे होंगे, विधायक रहे होंगे, जिनकी उस हिसाब से चल नहीं पाई गवर्नमेंट में, तो टिकट कटते हैं, रोका जाता है, नवयुवकों को अवसर मिलते हैं। तो किस प्रतिशत से आप इसको देखते हैं, क्या कहेंगे इसके विषय में, जो लोगों का इधर से उधर जाना जो लगा रहता है? देखिए, पार्टियां अपने हिसाब से तय करती हैं, समय काल परिस्थितियों के अनुरूप चीज़ें बदलती रहती हैं, और पार्टी में अपने आप में मंथन होता रहता है। तो हमेशा पार्टी कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियां देती हैं, और बहुत लोगों को फिर राजनीतिक भूमिका में लाती हैं। तो इसलिए कोई ये कहना कि टिकट कटना कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता जो रहते हैं पार्टी के, वो किसी न किसी नए दायित्वों पर जाते रहते हैं। किसी की उम्र पूरी हो गई तो उसको क्या कहते हैं कि दूसरा दायित्व दे दिया जाता है, नौजवानों को भी राजनीतिक क्षेत्र में लाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको इस तरीके से ये कहना कि कोई बहुत बड़ा विषय खड़ा हो गया, ऐसा कुछ खड़ा हुआ, मैंने बस एक बात बताया आपको कि जो भी मैंने पूर्व में कहा कि समाजवादी पार्टी में जा कर के और ये कहना कि हम शोषित और वंचितों की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री थी मायावती, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बचाया था, और क्या कहते हैं उसकी आबरू पे हाथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने डाला था। बात की जाए बेरोजगारी को लेकर, काफ़ी जो निशाने साधे गए मौजूदा सरकार को लेकर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप कृषि से संबंधित जैसे जो आप ताल्लुकात रख रहे हैं, उसमें मेंबर हैं आप, तो युवाओं के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? जो कृषि का जो स्टूडेंट जो है, जो BSc AG किया हुआ है, ये कितने अवसर इसको रोज़गार के लिए मिलते हैं और स्वावलंबी बन सके, तो क्या अवसर है इसमें? देखिए, अभी पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने उत्तर प्रदेश में 35 नए KVK खोलने के लिए प्रस्ताव दिया था। उसके लिए ज़मीन दी, उसमें नए नए वैज्ञानिकों का चयन हुआ है, और किसान जो हमारे जो अलग अलग जो ज़िले बड़े हैं और वहाँ एक ही KVK था, तो वहाँ जो है 2-2 KVK भी खोले गए, और उससे किसानों को भी फ़ायदा मिल रहा है। जो नए लड़के जो कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको जो कहा जाता है कि लैब टू लैंड, तो उनको ज़मीन पे जो है प्रशिक्षण के लिए एक सहूलियत मिल रही है। दूसरी तरफ कहते हैं कि सरकार बहुत सी ऐसी स्कीम चला रही है जिसमें सब्सिडी दे रही है। जैसे मधुमक्खी पालन है, ये एक बड़ा क्षेत्र है, और उसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, नवयुवकों को आकर्षित भी कर रही है। अभी कोविड में जैसा कि एक रिसर्च आया, अनुसंधान हुआ कि भाई शहद की भूमिका बहुत सर्वोपरि है, तो उसमें मधुमक्खी पालन एक बड़ा पालन है, तो उसमें सरकार काफ़ी सब्सिडी दे रही है, प्रमोशन दे रही है। उसी प्रकार गोट फार्मिंग है, सरकार उसमें भी काफ़ी आगे बढ़ी है। तो अलग अलग क्षेत्रों में सरकार सब्सिडी दे करके किसानों को और नौजवानों को आकर्षित कर रही है, ताकि वो आरोग्य और अर्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। बात की जाए इसी के साथ, इसी कड़ी में कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें जो है, जो युवा है, अगर कोई कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, अनाज और बीज उत्पादन में, दोनों में आप अंतर क्या देखते हैं? बीज के जबकि अच्छे जो पैकेजिंग कर ली जाए, अच्छी ब्रांडिंग की जाए, और ब्रीडर अगर सीड्स मिल जाते हैं उन्हें, तो वो पैकेजिंग करके एक बेहतर उसका मुनाफा 2 गुना 3 गुना उसमें रेट हासिल कर सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार से युवाओं को सजेस्ट करेंगे कि अनाज और बीज में अंतर काफ़ी होते हैं, तो कैसे उसमें क्या कर सकते हैं इसके लिए? अब देखिए, जैसे अभी धान की फसल हुई, तो हम लोग अक्सर ये कहा करते हैं कि धान से निकालने से पहले जो है
वो उसमें ये देखें कि जो उच्च गुणवत्ता के जो धान है उनको छोड़ दें खेत में, बाकी काट लें और कहते हैं कि और उसके बीज उसको अगले वर्ष के लिए बीज के रूप में इस्तेमाल करें। इससे क्या है कि वो उत्पादन भी बढ़ता है और एक व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के जो हमारे बीज हैं उनका प्रचार प्रसार होता है। और दूसरी बात देखिए क्या है कि सरकार इस बार जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने जो है इंडिजीनियस सीड्स पे बहुत काम किया। जो हम लोग का ये बेल्ट है काशी क्षेत्र का, इसमें नॉन एरोमेटिक जो राइसेस हैं, नॉन बासमती एरोमेटिक राइस जो है हमारे यहाँ, वो उसकी प्रचुरता रही है। लेकिन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के नाते क्या कहते हैं कि अत्यधिक डालने के नाते उनका प्रचलन ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी देखिए चंदौली में ही जैसे हमने आदम चीनी चावल को जो है GI में शामिल किया, गोविंद भोग को शामिल किया, तो ये जो मोती चावल है इसको शामिल किया। तो ये सब जो चावल हैं कहते हैं कि इनके जो है पुनरुत्पादन के लिए सरकार काफ़ी कुछ कर रही है। उसमें आकर्षित भी हो रहे हैं नौजवान आकर के बीज भी ले जा रहे हैं, उसको अपने खेतों में लगा भी रहे हैं। और उनके मन में ये भी है कि भाई ये सब चावल जो जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसमें भी काफ़ी सरकार दे रही है, एक अवसर दे रही है, तो नौजवान जुड़ रहे हैं। देखिए अभी तक क्या है कि जो सरकारें थी वो कभी सिर्फ खेती की बात करती थी, उत्पादन की बात करती थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे बात कर रही है और वो जो पूरी जो पॉलिसी बना रही है वो न्यूट्रिशन को ध्यान में रख करके बात कर रही है। उसमें स्वास्थ्य भी है, सिर्फ उत्पादन ही नहीं है। इसलिए जब स्वास्थ्य की बात आती है तो उसमें फिर प्राकृतिक खेती की बात आती है, गो आधारित खेती की बात आती है। तो सरकार लगातार उस पर कार्यक्रम कर रही है, नई नई योजनाएँ ला रही है, उसमें अनुदान भी दे रही है। प्रधानमंत्री का सपना है जैविक खेती पर आधारित हो, तो जैविक खेती किस प्रकार से लाभकारी है? मैं आपसे इसलिए सवाल ले रहा हूँ क्योंकि आप उस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। तो जैविक खेती से किसानों को कितनी बचत होगी, कितने उसमें जो एक्स्ट्रा जो पैसे लगते थे खेती में, और एक स्वस्थ बीज जो उन्हें स्वस्थ अन्न मिल सके, क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए मैं इसमें और संशोधन करूँगा आपकी बात में। देखिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों में थोड़ा फ़र्क है। जैविक खेती में कहीं ना कहीं हम कुछ जो विदेशी जो हमारे जो जीव जंतु हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे केचुआ, हम बाहर का केचुआ लाते हैं और वो थोड़ा महंगा पड़ता है जैविक खेती में। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है उसमें हम अपने जो देसी केचुए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। हम जीवामृत की बात करते हैं, हम बीजामृत की बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें लागत नहीं लगती कुछ। तो जो जीरो बजट खेती है, गो आधारित जो जैविक खेती है उसकी जब बात आती है, जो गो आधारित प्राकृतिक खेती की जब बात आती है, तो उसमें लागत जो है वो शून्य होती है। और हम जो अपने घरेलू जो संसाधन है उन संसाधनों के माध्यम से ही जो है उस खेती को बल देते हैं। और जहाँ तक जैविक खेती की बात हो रही थी उसमें ज़रूर कहते हैं कि बात आती थी कि थोड़ा उसमें खर्च ज़्यादा था, लेकिन सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, उस एक कदम उससे आगे बढ़ी है सरकार। और सरकार ने कहा है कि भाई गो आधारित प्राकृतिक खेती, तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम है, पहल है। और कम से कम ये बात अब कुछ सरकारें कहने लगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ तक पंजाब है, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की मिट्टी जो है अब इस समय जो है वो एक केमिकल का रूप ले ली है। बहुत ज़्यादा वहाँ इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। आज वहाँ के लोग जो चावल खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, वो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ जो है तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया है, एक आकलन भी आया, एक अनुसंधान भी हुआ कि भाई अब हमें वापस जो है कृषि के रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत है। मतलब कहते हैं ना कि फिर से जो है अपने बेसिक्स पे जाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं, विकास मॉडल को लेकर बातें हो रही हैं। थोड़ी सी पॉलिटिकल भी बात करेंगे आपसे, क्योंकि 2022 का चुनाव है और यूपी में अगर इसमें इंटरव्यू हो और उसमें राजनीति की बातें ना हो खुलकर, तो बात अधूरा सा लगता है। तो जो दावे किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ, इससे पहले एक था फील गुड का एक नारा था अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट में, शिकस्त खाए, काम बोलता है जैसा नारा था, शिकस्त का है समाजवादी पार्टी के लोग। सबका साथ सबका विकास को क्या देख रहे हैं, किस नजरिए से देखें इस 2022 को? निश्चित पूज्य योगी जी महाराज के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसने विकास के एक नए मापदंड किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इसको कहा जाता है, जो संरचनात्मक विकास हुआ उत्तर प्रदेश में। देखिए विकास कई प्रकार का होता है, एक तो ऊपर हो जाता है, एक होता है कि संरचनात्मक, रचनात्मक, जैसे मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद। अब देखिए उत्तर प्रदेश का आने वाले समय में लगभग आप समझिए कि कोई ऐसा जिला शेष नहीं होगा। अगर सरकार अगर फिर से बनी तो ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं होगा।
सरकार जिस तरीके से उस पर चल रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोगों को आरोग्य की सुविधा मिले, लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये रचनात्मक चीज़ों में जो है सरकार की रुचि है। जैसे सड़कों की जहाँ तक बात है, आज देखिए गांव-गांव में जो है सड़कों का जाल बिछ गया। पहले वही अटल जी की सरकार में सड़कों का जाल बिछा हुआ था, बाद में जो है क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई योगी जी के नेतृत्व में, आप देखिए गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा हुआ। तो ये जो बात कहती है या कहते हैं अन्य दल, तो वो उस बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है, या आम जनमानस में है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वहाँ विकास होता है। अब बगल में आप देख लीजिए, बिहार में ही देख लीजिए, वहाँ भी वही स्थिति है, सड़कों का जाल गाँव-गाँव में बिछ गया। पहले क्या स्थिति थी लालू के समय में, आज उत्तर प्रदेश में देखिए वही स्थिति है। अब समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में क्या कहते हैं कि कोई काम नहीं था, व्यक्ति देख देख के काम होता था। आज हमने जिस तरीके से सड़कें बनाई, जिस तरीके से आवास दिया लोगों को, हमारा जो STC कार्यक्रम, हाउस टॉयलेट एंड सिलेंडर जो प्रोग्राम था हमारा, वो कितना सफल कार्यक्रम हुआ। आज गांव-गांव में एक उत्साह का माहौल है। हम लोग गांव में जाते हैं, लोग उत्साह के रूप में स्वागत करते हैं, चलो भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो उससे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार है वो सिर्फ सरकार ही नहीं बन रही, बम्पर रूप से आ रही है। जो कहा जाता है ना कि जो 350 की जो कल्पना है, वो मुझे लगता है कि साकार होगी। तो एक चीज़ और हम जानकारी लेना चाहेंगे, जिस मंच के अंतर्गत हम आपसे वार्ता कर रहे हैं आईपा, इसमें जन जन तक हम लोग पहुँचते हैं, तो क्या कहेंगे इस मुहिम को आप? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है, और ये चूँकि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि राजनीतिक विषयों के साथ साथ आप सामाजिक विषयों को भी टच कर रहे हैं, सामाजिक विषयों को। तो सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म पे हमेशा लोगों ने उसका साथ दिया, लोग उसको बढ़ाते हैं, लोग उसके साथ रहते हैं, क्योंकि टू मच पॉलिटिक्स भी बहुत ठीक नहीं है। लेकिन अगर उसमें सामाजिकता जुड़ जाती है, कहीं आरोग्य और अर्थ की बात जुड़ जाती है, तो समाज का एक हर वर्ग उस क्षेत्र से जुड़ जाता है। तो आप तो हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और इन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में कितने बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं और 2022 में क्या परिणाम होंगे, इसका इन्होंने साफ इशारा कर दिया। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।